हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। देखिए, ये जो रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं, अगर आपने बजट का वीडियो देखा होगा तो उससे आपको आइडिया मिलेगा कि ये जो बजट एस्टिमेट्स होते हैं इसमें हमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ एक्सपेंडिचर और रिसीट्स। रिसीट्स में हमें फिर दो कैटेगरीज होती है, एक तो होता है कैपिटल रिसीट्स और दूसरा होता है रेवेन्यू रिसीट्स। तो आज हम रेवेन्यू रिसीट्स पढ़ेंगे, इसके एस्टिमेट्स जो है किस तरह दिया जाता है, एस्टिमेट्स कौन देता है, एस्टिमेट्स ये सब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1-2 महीने में एग्जाम्स भी आने वाले हैं ताकि ये आपको हेल्प कर सकें। और अगर आपकी कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो देखिए, जो रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं, रेवेन्यू यूटी ऑफ JNK को कहाँ से आता है? एक तो टैक्स से और नॉन टैक्स सोर्स से। टैक्स सोर्स हमें हो गया जैसे हम इनकम टैक्स, GST, और नॉन टैक्स सोर्स हो गई जैसे फ़ी, फाइन, पेनल्टीज। और इसी तरह जो रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट के पास वो आता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो सोर्सेज होते हैं रेवेन्यू के, ये गवर्नमेंट ऐसे ही नहीं कर सकती। इसके लिए प्रॉपर लॉ होता है, प्रॉपर ऑर्डर होता है, या प्रॉपर सैंक्शन हम कह लीजिए, सैंक्शन होती है, तब जाके ये रेवेन्यू कलेक्ट होता है या रियलाइज होता है। इसी तरह जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है ये इफेक्टिव तभी कहलाएगा जब हम इसको रियलाइज करेंगे, यानी पैसा हम तभी मानेंगे गवर्नमेंट के पास आ गया जब वाकई हम पैसा हाथ में लेंगे। And we cannot accumulate these revenue receipts and let them fall in the arrear category। यानी सोर्स तभी इफेक्टिव होगा जब हम टाइम पे इन पैसों को हासिल कर सकें गवर्नमेंट के लिए और इनको फॉर ईयर्स एक्यूमुलेट ना करें ताकि ये एरियर बन जाए। सो इट इज़ हाईली एसेंशियल दैट रेवेन्यू रिसीट्स शुड बी कवर्ड प्रॉम्प्टली एंड नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एरियर। ठीक है। फिर जो रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं इनकी दो ब्रॉड कैटेगरीज होती है, एक तो होता है फिक्स्ड चार्जेस और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। ये जो फिक्स्ड चार्जेस होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी ये यूजुअली चेंज नहीं होते हैं। हाँ, चेंज तभी हो सकते हैं व्हेन गवर्नमेंट डज एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो फिक्स्ड चार्जेस क्या होते हैं, ये विद इन ए ईयर चेंज नहीं होते हैं यूजुअली। फॉर एग्जांपल रेंट ले लीजिए आप, फ़ी ले लीजिए आप, या फाइन्स ले लीजिए, EMI ले लीजिए, तो ये चेंज नहीं होते हैं विद इन ए ईयर और सो। और इसी तरह जो रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं ये फ्लक्चुएटिंग भी होते हैं। फ्लक्चुएटिंग हो गए जो चेंज हो विद इन ईयर, जैसे इंटरेस्ट चेंज होता है। अब हमने समझ लिया ये जो रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं ये क्या होता है और इसकी कौन सी कैटेगरीज है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग चार्जेस। अब है रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर्स। रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं, इनको कौन अपॉइंट करता है? देखिए, रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर्स होते हैं, दीज आर अथॉरिटीज टू कलेक्ट मनी फॉर द गवर्नमेंट। ये ऐसी अथॉरिटी होती है जो ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इन पैसों को कलेक्ट करती है, यूजुअली फ्रॉम पब्लिक। तो इस अथॉरिटी को कौन डिसाइड करता है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, often with consultations from administrative departments and finance department। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। टैक्स ऑफिसर्स क्या करते हैं? दे कलेक्ट जनरल सेल्स टैक्स एंड वैट। ठीक है। इसी तरह फॉरेस्ट ऑफिसर्स दे कलेक्ट फॉरेस्ट रॉयल्टी रिलेटेड टू द यूज ऑफ, जो भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज यूज होते हैं उनकी रॉयल्टी को कौन कलेक्ट करता है? फॉरेस्ट ऑफिसर्स। इसी तरह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स वो क्या कलेक्ट करते हैं? चार्जेस फ्रॉम कंज्यूमर्स फॉर सर्टन सर्विसेज। इसी तरह फिर रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिसर क्या होता है? ही हैज़ पावर टू कलेक्ट मनी व्हेन इट इज़ ड्यू, यानी रेवेन्यू ऑफिसर पैसों को जमा करता है गवर्नमेंट के लिए व्हेन एवर इट बिकम्स ड्यू। ये कंट्रोलिंग ऑफिसर के अंडर काम करते हैं और इंश्योर करते हैं कि ये जो प्रोसेस ऑफ मनी कलेक्शन ये अच्छे से मैनेज हो। गाइडलाइंस क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर, या व्हाट आर द गाइडलाइंस which are followed by the revenue collecting officer while preparing the estimates of revenue। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, what are the various guidelines which are followed while preparing revenue receipts। या क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, what are the various guidelines for preparing the estimates of revenue। तो इन सभी क्वेश्चंस का ये एक आंसर है। आंसर में पहले थोड़ी सी चेंज हो सकती है, ये आप एडजस्ट करेंगे
एज पर द क्वेश्चन। तो रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर शुड कीप एसेंशियल रिकॉर्ड्स। रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर्स को बेसिक जो रिकॉर्ड है वो अपने पास होनी चाहिए कि कितना पैसा जो है इसको कलेक्ट करना है और किन से ये पैसा कलेक्ट होगा। ये रिकॉर्ड्स जो होते हैं ये बहुत ही क्रूशल होते हैं फॉर प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू, और ये एक तरह से बेस बन जाती है बजट ईयर में फॉर प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट रेवेन्यू फॉर अपकमिंग और ensuing years. And while doing so, while preparing these estimates of revenues, he should keep in mind following फैक्टर्स या फॉलोइंग गाइडलाइंस भी बोल लीजिए आप। तो क्या क्या गाइडलाइंस है अब हम देखेंगे, या कौन कौन सी गाइडलाइंस रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर को फॉलो करनी है ये हम देखेंगे अब एक एक करके। तो पहला पॉइंट क्या है, ये जो रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर है ही शुड कैलकुलेट एस्टिमेट्स एज पर द अप्रूव्ड ड्यूटीज, टैक्स रेट्स या फीस। यानी रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर को रेवेन्यू एस्टिमेट्स प्रिपेयर करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स रेट्स या फीस या जो भी स्कीम हो जिससे हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एज पर द एग्जिस्टिंग रेट्स वो एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू बनाएगा। वो आर्बिट्री वैल्यू नहीं ले सकता क्योंकि उससे क्या होगा, उससे बजट प्रोसेस में प्रॉब्लम हो जाएगी आगे चल के। और इसी तरह जो भी स्टेक होल्डर्स है जिससे रेवेन्यू कलेक्ट होता है उन सभी को रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर कंसिडर करेगा, जिसमें ट्रेडर्स आ सकते हैं, कंज्यूमर्स आ सकते हैं एंड यूजर्स आ सकते हैं। इसी तरह ये जो एस्टिमेट्स हम प्रिपेयर करेंगे इट शुड बी कैश रियलिस्टिक। कैश रियलिस्टिक क्या होता है, ये सिंपल वर्ड्स में हम बोले तो ये कि हमें वाकई में कितना पैसा आएगा, ये गैस नहीं होना चाहिए या एसेस डिमांड नहीं होनी चाहिए। जैसे हम एसेस करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, अंदाजा एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू में आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जितना पैसा हमारे पास आएगा आप वही प्रिपेयर करके देंगे एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू। और जो भी कोई पैसा अगर रिकवर हो रहा है तो इनको एक्यूमुलेट नहीं होने देना है क्योंकि ये आगे चल के फिर एरियर बन जाएगी। और जब भी रिसोर्सेज लिमिटेड है यानी रेवेन्यू की जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है तो एसेस्ड डिमांड और एक्चुअल कलेक्शन की जो गैप है वो स्मॉल होनी चाहिए। यानी एक तो हो गया अंदाज़ा लगाना और दूसरा हो गया एक्चुअल में हमें कितना पैसा आएगा। इनकी जो गैप है ये कम करनी होगी जब भी लिमिटेड रिसोर्स ऑफ रेवेन्यू है आपके पास। ठीक है, उसके बाद इन केस ऑफ फिक्स्ड चार्जेस, देखिए अभी हमने पढ़ा फिक्स्ड चार्जेस क्या होते हैं। वो चार्जेस जिनकी रेट्स चेंज नहीं होती है विद इन ए ईयर, यूजुअली इनमें चेंजेस नहीं होती है। इनके जो एस्टिमेट्स हैं वो एक्चुअल डिमांड पे होनी चाहिए। और अगर हम ये पूरी तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए, और उसके बाद है फिक्स्ड चार्जेस। देखिए अभी हमने पढ़ा फिक्स्ड चार्जेस क्या होते हैं, वो चार्ज जो यूजुअली विद इन ए ईयर चेंज नहीं होते हैं। जैसे रेंट ले लीजिए आप, फी ले लीजिए आप, तो इनका जो एस्टिमेट है वो बेस्ड ऑन एक्चुअल डिमांड होना चाहिए। एक्चुअल डिमांड जो है उसी बेसिस पे इनका एस्टिमेट होना चाहिए। और अगर ये नहीं हो सकता है कि हम फुली इनको कलेक्ट कर पाए तो हमें रीजनेबल एस्टिमेट देना चाहिए कि हम कितना ये कलेक्ट कर सकते हैं। और उस सिचुएशन में हमें ये भी एक्सप्लेन करना है क्यों शॉर्टफॉल हुई। जैसे कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से हम ये पूरी तरह से रियलाइज़ नहीं कर पाए। और नेचुरली जब हम ये पूरी तरह से कलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो इनकी रिकवरी जो है वो अगले साल होने वाली है। और अगले साल में हमें ये इंश्योर करना है कि हम इनकी पूरी तरह से रिकवरी करें। इसी तरह जो फ्लक्चुएटिंग रसीट्स है इनका एस्टिमेट हम दे सकते हैं बाय कंपेयरिंग द डेटा फ्रॉम पास्ट 3 years, ठीक है, एंड अप्रूव्ड एस्टिमेट्स फॉर करंट ईयर। यानी इनका जो एस्टिमेट है वो हम दे सकते हैं बाय कंपेयरिंग पास्ट 3 years एक्चुअल डेटा एंड अप्रूव्ड एस्टिमेट्स फॉर करंट ईयर। और पास्ट 3 years से कंपेयर करके हम इनका एस्टिमेट दे सकते हैं। इसी तरह से हमें केयरफुली कैलकुलेट करना है आउटस्टैंडिंग एरियर्स, और ऐसे एरियर्स जो रिकवरेबल है और ऐसे जो रिकवरेबल नहीं है यानी डेड एरियर्स। डेड एरियर्स क्या होते हैं, दे आर लीगली ड्यू फॉर रिकवरी, यानी वो गवर्नमेंट को हासिल करने ही करने हैं बट कैन नॉट बी कलेक्टेड, लेकिन हम वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं बाय वन और अदर रीजंस। तो इनको भी हमें रेगुलरली रिव्यू करना है इन एरियर्स को। और अगर रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर को डाउट लगे कि इनकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है देन ही शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म द बजट कंट्रोलिंग ऑफिसर जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है। और जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है वो या तो इनको राइट ऑफ करेगा या कोई प्रॉपर एक्शन लेगा इन डेड
एरियर्स को। और इतना ही नहीं, हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए एरियर्स हम क्यों कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और कैसे हम मेजर्स और नेसेसरी एक्शन ले ताकि हम ये एरियर्स जो है वसूल कर सके। इसी तरह एक और गाइडलाइन है, वो है लुकिंग एट द पास्ट एक्चुअल फिगर्स, यानी पास्ट एक्चुअल फिगर्स से कंपेयर करके हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन दे सकते हैं। लेकिन इसमें ख्याल ये रखना है क्या जो प्रिवेलिंग कंडीशंस है अभी या आने वाले साल में वो पास्ट ईयर्स में भी ऐसी ही थी। फॉर एग्जांपल अगर हम वेदर की बात करें, अगर वेदर कंडीशंस ठीक रहती है किसी स्टेट में, तो नेचुरली जो रेवेन्यू होता है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। और अगर वेदर कंडीशंस ख़राब हो तो रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज़ हो सकता है। यानी हम पास्ट एक्चुअल फिगर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस का ख्याल रखना ज़रूरी है। इसी तरह जब हम एस्टिमेट करेंगे रेवेन्यू रिसीट्स का, तो हमें एक्चुअल में देखना है हम कितना पैसा रिसीव करेंगे। हमें उस टाइम रिफ़ंड के बारे में नहीं सोचना है, दैट माइट ऑकर इन द फ्यूचर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हमें इनकम को कंसिडर करना है विदाउट सब्ट्रैक्टिंग पोटेंशियल रिफंड्स इन योर फोरकास्ट। इसी तरह जो हमने अभी रिफ़ंड ऊपर पढ़ा यहाँ पे कि रिफ़ंड को हमें उस टाइम कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ इस दूसरी गाइडलाइन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि देयर शुड बी स्पेसिफिक कैटेगरी और हेड ऑफ द अकाउंट फॉर रिफंड्स अंडर द मेन रेवेन्यू सोर्स, यानी रिफ़ंड के लिए अलग से कैटेगरी होती है और एंड देयर माइट बी सब कैटेगरीज और माइनर हेड्स फॉर द रिफ़ंड। उससे क्या होता है, इससे ये जो रेवेन्यू है इसको ट्रैक और मैनेज करने में बहुत ही आसानी हो जाती है, क्योंकि जब रिफ़ंड अलग होगा उसे रियलिस्टिक रेवेन्यू एस्टिमेट्स हम दे सकते हैं। इसी तरह वाइल चार्जिंग फ़ी, जब भी हम किसी सर्विस पे चार्ज करते हैं तो इसको हमें रेगुलरली इंक्रीज़ करना चाहिए। यानी गवर्नमेंट जब भी कोई सर्विस देती है पब्लिक को, उस पे चार्जेस लगते हैं, तो उन चार्जेस को ईयर वाइज हमें थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना चाहिए, ना कि अब्रप्टली हम एक ही साथ चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ाएं। उससे क्या होगा, उससे पब्लिक क्रिटिसिज्म होगा और पब्लिक ऐसी चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करेगी। थोड़ा थोड़ा करके जब हम चार्जेस बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, पब्लिक इसको एक्सेप्ट करती है। पब्लिक सोचती है कि चलो चार्जेस तो बढ़ गए किसी सर्विस पे, लेकिन उतने भी चार्जेस नहीं बढ़े, और उससे लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में देयर विल बी इंक्रीज इन द रेवेन्यू। इसी तरह जो डेड स्टॉक है, यानी ओल्ड मशीनरी है, न्यूज़पेपर ले लीजिए आप, तो इसको भी हम कंसिडर रेवेन्यू करेंगे। ये एक्चुअली मिसलिनियस कैटेगरी में आते हैं। और जब भी हम इस मिसलिनियस इनकम या रेवेन्यू का एस्टिमेट देंगे, इट इज़ गुड आइडिया टू लुक एट पास्ट रिकॉर्ड्स टू गेट एन आइडिया। तो मिसलिनियस सोर्सेज ऑफ इनकम को हम पास्ट रिकॉर्ड से कंपेयर करके एस्टिमेट्स दे सकते हैं। इसी तरह जब हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं अंडर डिफरेंट कैटेगरीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड टैक्सेस, अगर ये पैसा थ्रू सेम प्रोसेस से कलेक्ट होता है तो इनको हमें फिर आगे चल के सेपरेट कैटेगरीज में डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि इससे जो रेवेन्यू की है प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो। और अगला है ये जो एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट है, ये हम प्रोजेक्ट करते हैं फॉर्म B1 पे, और इसकी 3 टाइप्स होती हैं इसकी। एक तो है ओरिजिनल एस्टिमेट्स प्रोजेक्टेड फॉर एनस्विंग ईयर। ओरिजिनल एस्टिमेट्स क्या है, दीज आर द एस्टिमेट्स फॉर कमिंग ईयर और एनस्विंग ईयर। एंड रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आपको पता ही होगा, प्रोजेक्टेड आफ्टर 6 months ऑफ ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस मंथ में ही गवर्नमेंट ने रिवाइज्ड एस्टिमेट्स मांगे थे। फाइनल एस्टिमेट्स दीज आर अवेलेबल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।